इंडिया। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया काफ़ी इंडिपेंडेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, जहाँ पे मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और देखा जाए तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी कहलाई जाती थी, जहाँ पर हमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं थी। और तो और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी। इट मीन्स जो हमारी कारीगिरी, हमारे इंडियन पीपल जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे उसकी बहुत डिमांड थी। साथ ही इंडिया पूरे विश्व भर यानी वर्ल्ड वाइड कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर एटसेट्रा के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। बट ब्रिटिशर्स के आने से अब इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था। ब्रिटिशर्स और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मेन मोटिव इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटेन की डेवलपमेंट पर था। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टेगनेंट होती चली गई, जिसका मतलब अब इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने अब इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड बना दिया था, जिसका मतलब अब हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी डिस्ट्रॉयड होने लगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अब ग्रोथ रुक सी गई, जिसका मेन रीज़न था ब्रिटिशर्स के द्वारा इम्पोज किए हुए लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स, जिसमें से एक था ज़मींदारी सिस्टम। ये एक ऐसा ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है अमंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, ज़मींदार्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल मतलब जो कि एक्चुअल फार्म पर वर्क करते थे। इस सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स ज़मींदार्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे और वो फ्री होते थे टिलर्स ऑफ द सॉइल से जितना मर्जी अमाउंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इस सिस्टम से जो मेन एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो था टिलर्स का। इट मीन्स टिलर्स से ही सारा मनी एक्सट्रैक्ट किया जाता था और वो ही ज़मींदार्स ब्रिटिश ऑफिसर्स को देते थे। टिलर्स ऑफ द सॉइल और ज़मींदार्स में बहुत बड़ा गैप बनने लगा, जिसका मतलब टिलर्स तो और भी ज़्यादा गरीब होने लगे और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स और ज़मींदार्स थे वो और भी ज़्यादा अमीर होने लगे। इसमें जो सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो टिलर्स का हुआ। और तो और टिलर्स को फोर्स किया गया कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए, जिसका मतलब है कैश क्रॉप्स, जिसको बेचकर मार्केट में मनी मिलती है। तो टिलर्स को कहा गया व्हीट, राइस को ग्रो मत करो, इंडिगो ग्रो करो, जो कि ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती थी, जो कि कैश क्रॉप है। ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ज़मींदार्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की या फिर उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। इरिगेशन तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, फ्लड कंट्रोल, इवन सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन नहीं हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ब्रिटिशर्स काफ़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे एक्सप्लॉइट होता गया। सबसे पहला था डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी। तारीफ मीन्स टैक्सेस जो कि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पर लगते हैं, जिसमें तारीफ फ्री एक्सपोर्ट हम कर सकते थे अपना रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, और तारीफ फ्री मीन्स टैक्स फ्री ही हम इंपोर्ट कर सकते थे ब्रिटेन से अपने फिनिश्ड गुड्स। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे उस पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हमें पे करने पड़ेंगे। इंडियन मार्केट्स में भी अब ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि वो मशीन मेड लेस एक्सपेंसिव गुड्स थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो कि थोड़े से महंगे थे। इसके वजह से अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय होने लगे और अब वो मशीन मेड गुड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कुछ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई और 1907 में टिस्को यानी कि टाटा आयरलैंड स्टील कंपनी सेटअप हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ सीमेंट, पेपर और शुगर की इंडस्ट्रीज़ भी आने लगी, लेकिन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी इंडिया में, जिसका मतलब जीडीपी ग्रोथ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स, वो ऐसी मशीन्स जिसकी वजह से फर्दर प्रोसेसिंग होती है और हमें कंज्यूमर गुड्स मिलते हैं।
अब इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ब्रिटेन के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से इंडिया का 50% ऑफ द ट्रेड ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही होता था और बाकी बचा हुआ चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ होता था। 1869 में सुएज कैनाल के ओपन हो जाने के बाद ब्रिटेन और इंडिया का ट्रेड और भी एक्सपैंड होता रहा। इतने ह्यूज एक्सपोर्ट्स होने के बावजूद भी जो इंडिया की वेल्थ या फिर सरप्लस था वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटिशर्स के वॉर फाइट करने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भरने के लिए यूज़ किया गया। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी काफ़ी ख़राब थे। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, जिसका मतलब है कि देश भर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, जिसका मतलब ऐसे बेबीज़ जो कि पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी। इट मीन्स एवरेज उस टाइम पर सिर्फ एक पर्सन 32 ईयर्स तक जीता था, लेकिन प्रेजेंटली अब इस टाइम इट इज़ 69 ईयर्स। लिटरेसी रेट यानी कि ऐसे पर्सन जिनको लिखना और पढ़ना आता है वो भी बहुत कम था। मेनली वो 16% से भी कम था, और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो और भी कम यानी कि 7% था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जेंडर बायस भी लाता है सोसाइटी के अंदर। ये सारे सोशल इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया। ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ इकोनॉमिक चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेकर आए, जैसे कि रेलवेज़ जो कि 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि जो ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स थे उसे हम इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर सकें। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन बना रहे एंड वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। और तो और रोड्स बनाई गई ताकि इंडिया के अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके उसको पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। पोर्ट्स यानी कि वाटरवेज़ जो कि डेवलप किए गए ताकि इंडिया की अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाए और ब्रिटेन से आया हुआ फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया जाए। हालांकि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लाया तो गया, लेकिन इसका मेन मोटिव ब्रिटेन की ग्रोथ पे ही था, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली फैसिलिटेट हो जाए। क्या कोई ब्रिटिशर्स का इंडिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है? तो इसका आंसर है यस। जैसे कि सबसे पहला है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स में एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर दिया था कि अब वो सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं करते, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, कैश क्रॉप्स उगाते हैं जिसके बदले उनको पैसा मिलता है। और तो और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया में आई, जैसे कि रेलवेज़, पोर्ट्स, रोड्स पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। और बिकॉज ऑफ रेलवेज़ अब हमारे यहाँ पर फेमाइंस भी कंट्रोल होने लगी है, क्योंकि जो रेलवेज़ है अब वो फूड को फेमाइन अफेक्टेड एरिया में इजीली ट्रांसपोर्ट कर देता है। एज़ पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, यानी कि गुड्स के बदले सिर्फ गुड्स ही बेचे जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स एक मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लेके आए, यानी कि गुड्स के बदले अब पैसे दिए जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने अब इंडिया तो छोड़ दिया, लेकिन अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सिस्टम यही छोड़ गए, जो कि अब हमारे पॉलिटिशियंस और प्लानर्स यूज़ करते हैं।